जय हिंद दोस्तों। पॉडकास्ट विद पंकज आर्या में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं कैप्टन राकेश ध्यानी जी और आज हम उनसे जानेंगे कि उनका सेवा से लेके राजनीति का सफर क्या है। कैप्टन राकेश ध्यानी जी यूकेडी के सैनिक प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है। तो स्वागत करता हूं ध्यानी जी मैं आपका पॉडकास्ट विद पंकज आर्या में। धन्यवाद। सबसे पहले आप बताएं कि आपका शुरुआती सफर स्कूल से लेके फौज तक का क्या था और फिर फौज से राजनीति में आप कैसे आए। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आप हमारे संविधान के एक मजबूत स्तंभ हैं और आप ही एक माध्यम है जो हमारी बात पब्लिक तक या हमारी बात सरकार तक पहुंचाते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जो आज मीडिया कर्मियों की या चाहे प्रिंट मीडिया ले लीजिए, आप डिजिटल मीडिया ले लीजिए, जो उनकी छवि आज बन रही है समाज में, थोड़ा सा उसमें आज वो इंडिपेंडेंसी दिखाई नहीं देती है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप एक मजबूत स्तंभ और सच्चाई को सच्चाई कहने का और झूठ को झूठ कहने की आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए और मुझे लगता है कि आप अच्छा करेंगे। सत्य के साथ जो आदमी रहता है उसकी हमेशा विजय होती है। अब आपने मेरे परिचय के बारे में पूछा तो मेरे पिताजी भी सेना में थे। बचपन से ही हम कभी सेना में, पढ़ाई भी हमारी उसी परिप्रेक्ष्य में हुई कि कभी सेना में उनके साथ रहे तो वहां पढ़ाई हुई, कभी गांव में पढ़ाई हुई। तो अल्टीमेटली मैंने अपना 10th 12th और ग्रेजुएशन रेगुलर जो है गढ़वाल से की। दोगड्डा पौड़ी गढ़वाल के पास हमारा गांव है, वहां से मैंने अपना 10th और 12th किया। ग्रेजुएशन मैंने कोटद्वार गढ़वाल विश्वविद्यालय कोटद्वार से किया, हिमंत बहुगुणा विश्वविद्यालय हमारा। और जब मैं फाइनल ईयर में था, हमारे टाइम पे ग्रेजुएशन 2 साल का होता था, तो जब मैं फाइनल ईयर में था तो एग्जाम के साथ साथ मैंने टेस्ट दिया और लकीली आई गॉट इनरोल्ड इन द आर्मी एज ए क्लर्क। तो मैं सेना में एज ए बाबू, भर्ती उसमें बाबू बोला करते थे, भर्ती हुआ। तो नॉर्मल प्रक्रिया जो फौज की होती है वो सब हमने पास की और मैं बहुत जल्दी 19 साल में फौज में ज्वाइन कर लिया था मैंने। और फौज में एक प्रमोशन स्ट्रक्चर है, तो वो सब प्रमोशन स्ट्रक्चर को हम पार करते 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 विभिन्न पदों पे रहे हैं। एक सिपाही जो क्लर्क होता है, क्लर्क से लगा के मैंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो प्रशासनिक अधिकारी, वहां तक का अपना सफर तय किया है और बहुत अच्छा सर्विस प्रोफाइल रहा। हिंदुस्तान के हर कोने में नौकरी की है, चाहे लद्दाख से लगा के अंडमान निकोबार कहीं भी आप जी। और उसके अलावा मैं 5 to 6 years एब्रॉड में भी मैंने अपनी सेवा दी है। तो ये बहुत बड़ा सम्मान का बात है मेरे लिए कि मुझे ऐसा भी अवसर मिला है। रही बात एमईएस, मैं एमईएस बैकग्राउंड से ज्यादा हूं क्योंकि मेरी ज्यादातर नौकरी एयरफोर्स एमईएस में रही है। आफ्टर रिटायरमेंट 2012 में मैंने 28 साल नौकरी पूरी की। जब मैं सेना से रिटायर हुआ तो मेरा सेना से रिटायर होने से 6 महीने पहले उसी ऑफिस में, उसी कुर्सी में मेरा अपॉइंटमेंट लिया था। तो ये बहुत सौभाग्य बात है मेरे लिए कि मैंने आज यूनिफॉर्म निकाली, कल उसी ऑफिस में, उसी कुर्सी में दोबारा एज ए सिविलियन में बैठा और 2025 31 मई को मैं सेना दोबारा एमईएस से रिटायर हुआ। तो सेना के बाद आपने राजनीति में जाने का फैसला क्यों लिया? जी बिल्कुल सही सवाल है आपका ये कि हम लोग सैनिक हैं, सैनिक जो है राजनीति ज्यादा पसंद नहीं करते हैं और हम पेंशन पोषित भी हैं। अगर हमें पेंशन मिल रही तो हमें किसी चीज का ज्यादा वो नहीं होता है, बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे खासे, सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन जो हमने दुर्दशा अपने उत्तराखंड की देखी, उत्तराखंड एक सैनिक बहुल्य प्रदेश है, हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पे जितने भी संसाधन है उनमें जो है बाहरी लोगों का कब्जा हो रहा है। चाहे आप खनन में ले लीजिए, नशा का इतना बढ़ता जा रहा है कि आज गंगा किनारे भी शराब के ठेके खुले हुए हैं। हमारी जो देवभूमि की संस्कृति है वो खराब होती जा रही है। तो वो दर्द को लेके हमने सोचा कि अगर हम राजनीति में प्रवेश करते हैं तभी हम इस चीजों में सुधार ला सकते हैं, क्योंकि बाहर बैठकर हम कुछ नहीं कर। तो आपने उत्तराखंड क्रांति दल ही क्यों चुना? ये सम्मान की बात है मेरे लिए। ये मेरा अपना दल है, ये वो दल है जिसने उत्तराखंड राज्य बनाया है, उत्तराखंड राज्य के लिए अपनी शहादत दी है और ये मेरे लिए सम्मान, बहुत बड़ा सम्मान है। मैं बोलता हूं कि अगर इसमें केवल 2 आदमी भी होते तब भी तीसरा आदमी मैं इसी को ज्वाइन करता। मुझे किसी समुद्र में और भेड़ चाल में चलने की आदत नहीं है और मैं इसीलिए अपने दल को चुना है कि ये हमारी संस्कृति है, हमारा प्रदेश है, हमने इस दल ने ये प्रदेश बनाया है तो हम इसी को लेके आगे बढ़े। लेकिन एक टाइम था जब उत्तराखंड क्रांति दल को, उत्तराखंड का जो युवा था, जो उत्तराखंड के लोग थे, बड़े उम्मीद के साथ देखते थे। लेकिन आज उत्तराखंड क्रांति दल में क्षेत्रवाद के आरोप लग रहे हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जी आपका बोलना बिल्कुल सही है। जनता सर्वोपरि है, जनता जो बोलती है हमको उसका समाधान निकालना ही है। क्षेत्रवाद
के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि क्षेत्रवार हमारा उत्तराखंड क्रांति दल का कोई भी सदस्य क्षेत्रवाद नहीं करता। हम्म, जय पहाड़ जय पहाड़ी बोलना कोई गलत नहीं है, क्योंकि इस प्रदेश को हमने अगर उत्तर प्रदेश से अलग किया है तो एक पहाड़ी प्रदेश के नाम पे इसको किया है। हम्म, हम इसको ये नहीं बोलते कि हरिद्वार से नारसन तक जो है प्लेन है, हम बोलते हैं नारसन से लगा के माना तक ये पहाड़ी प्रदेश है। तो पहाड़ी क्षेत्रवाद की कोई बात ही नहीं है इसमें। तो आपके अनुसार पहाड़ी की डेफिनेशन क्या है? पहाड़ी प्रदेश है। पहाड़ी की जरूरत ये नहीं कि मैं पहाड़ में रहता हूं तो मैं तो देहरादून में प्लेन में हूँ तो इसका मतलब मैं पहाड़ी नहीं हूँ। पहाड़ी प्रदेश है। जब मुलायम सिंह जी की सरकार के बाद हमारा जो यहाँ पे उत्तराखंड राज्य बना तो उसको हमने एक पहाड़ी राज्य के रूप में मान्यता दी। पहाड़ी राज्य हमारा वहां से नारसन से लगा के ये सब पहाड़ी है। तो कहीं उसी तरीके से तो आप भी नहीं चल रहे, जैसे कि महाराष्ट्र में मराठी बोलना अनिवार्य है और कल के दिन आप भी यही कहेंगे कि अगर आप उत्तराखंड में रहना है तो आपको गढ़वाली या कुमाऊनी आपको बोलनी पड़ेगी? नहीं, वो सब चीजें में हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक तो हमारे पास सत्ता नहीं है, ना हमारे मन में वो भाव है कि पहाड़ी लोग बहुत सॉफ्ट होते हैं। पहाड़ी अतिथि देवो भव, वो वाली उनकी मनोदशा होती है। वो जो आप अगर मेरे घर में आएंगे तो मैं आपको कोई दूसरे उससे नहीं देखूंगा, मैं एक अतिथि के रूप में आपको देखूंगा। तो उत्तराखंड के लोग हमेशा जितने भी अगर व्यापारी हैं, आप लगा लीजिए किसी के साथ हमने अभद्र व्यवहार किया हो, बल्कि उल्टा अब जो है बाहर के लोग आगे अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। तो पहाड़ी परिप्रेक्ष्य तो इतना, पहाड़ी लोग तो इतने सॉफ्ट होते हैं कि सबको समाने की ताकत रखते हैं। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हम जो है ये अलग हैं और हम अलग हैं, और कैसे हम जो है महाराष्ट्र वाली स्थिति अलग है? अभी एक सोशल मीडिया के ही माध्यम से घटना हमारे संज्ञान में आई थी कि जहां पर आप ही के यूकेडी के लीडर्स किसी रेस्टोरेंट में जाके रेस्टोरेंट मालिक को धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि आप पहाड़ी के साथ इस तरीके से सलूक कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जी, वो प्रकरण बहुत ही सही था। हम इसको बिल्कुल गलत नहीं बताते हैं। अगर किसी बाहरी व्यक्ति हमारे प्रदेश में व्यवसाय कर रहा है तो हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उस रेस्टोरेंट के मालिक को भी चाहिए कि जो उत्तराखंड के लोग वहां पर उसके रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं वो उनका भी उतना ही सम्मान करें। आपने नाम नहीं लिया, मैं नाम लेके बोलता हूं कि वो हमारे युवा नेता युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है सनी अपना मिस्टर आशीष नेगी, उनके साथ ही इंसिडेंट हुआ था। तो अगर किसी को 4 महीने 5 महीने की तनख्वाह नहीं मिल रही है और उन्होंने अगर हम पे अप्रोच किया है और हम एक राजनीतिक दल होने के बाद अगर उनकी लड़ाई न लड़े तो धिक्कार है हमारे राजनीति में आना। उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। हाँ, तरीका गलत हो सकता है, उन्होंने जूता जो है टेबल में रखा, आक्रोश में बच्चों से खो जाता है, ठीक है, उसके लिए उनको अगर जेल में भी गए तो हमने कोई उसमें आपत्ति नहीं जताई। तरीका सही नहीं था, तरीका को सुधारना हमने उनको बताया भी कि ये तरीका जो है हमें जो एक संवैधानिक तरीका होता है कानून के दायरे में रहकर हमें चलना चाहिए। आप सेना में रहे हैं, सेना में तो अनुशासन होता है, और राजनीति अनुशासन है या नहीं है, या आप अपने एक्सपीरियंस को किस तरीके से अपनी पार्टी में लेके आना चाह रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं हमें। आप पत्रकार हैं, आप शायद मुझसे ज्यादा जानते होंगे कि बिना अनुशासन के कुछ भी नहीं है जिंदगी। आप एक स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते। सेना में अनुशासन है तभी आज हिंदुस्तान की सेना जो है वर्ल्ड के अंदर फेमस बन जाती है। अगर हम अनुशासन में होते, मैं अपने बॉस का कहना ना मानूं, कैसी मेरी सेना एक साथ रहेगी? तो सेम चीज हर लेवल में, घर से लगा के, जब आप बचपन से पैदा होने से और बूढ़े तक हमें अनुशासन की जरूरत पड़ती है, तभी हम एक सफल व्यक्तित्व बन सकते हैं। अदरवाइज बिना अनुशासन के कुछ नहीं है। राजनीति में थोड़ा बहुत डगमगाहट है, लेकिन उसके बैलेंस बना के हमें चलना पड़ेगा। हमें यह भी याद रखना पड़ेगा कि सैनिक अगर बिल्कुल कट्टरवाद की तरह हम लोग चलेंगे, हमारे पुराने मुख्यमंत्री जी जनरल खंडूरी जी जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था कि हर एक डीएम रात को 10 बजे मुझे अपना लैंडलाइन फोन करेगा और अपनी डिस्ट्रिक्ट की ओके रिपोर्ट देगा। तो इस तरह का तानाशाह लाल फीताशाही को पसंद नहीं आया, क्योंकि उनको तो देहरादून घूमना है, पहाड़ों में कौन रहना पसंद करेगा। तो वो उसको जो है उन्होंने राजनेताओं के साथ मिलकर उनकी राजनीति फेल किया। एक दिन ऐसा भी आया कि उनको विधायक की सीट से भी हारना पड़ा। तो डिक्टेटरशिप नहीं चलती है। राजनीति में ईमानदारी बहुत, ये कोई गलत कदम नहीं था भाई। अगर आप चंपावत के डीएम है तो आपको चंपावत में रहना चाहिए, आप देहरादून में क्या कर रहे हैं? लेकिन राजनीति में भाता नहीं है, तो बैलेंस बना के चलने में ही। लेकिन उत्तराखंड क्रांति दल में लीडरशिप की भी तो कमी है। हम बात अनुशासन की कर रहे हैं, लेकिन लीडरशिप कहाँ है? जी बिल्कुल, ये भी सही बात है आपका, क्योंकि अभी तक जितने भी अध्यक्ष हमारे पुराने बनते आए हैं, चाहे वो पिछले विधायक भी थे उसमें कुछ, तो लीडरशिप की कमी रही है। अब युवा नेतृत्व आ रहा है, पहली पीढ़ी वृद्ध हो चुकी है, जिनके आप बहुत सारे आरोप लगाते हैं, हम वो आरोप धोते धोते थक गए हैं।
अब लोगों के विचार, अगर आप लोग हमसे आज उत्तराखंड क्रांति दल से जुड़ रहे हैं तो ये हमारी कोई अचीवमेंट नहीं है, ये केवल बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सरकार के फेलियर की वजह से लोग अब टकटकी लगाए बैठे हैं कि कोई हमें बचाए। तो उत्तराखंड क्रांति दल अब उस रूप में आगे आ रहा है और उत्तराखंड क्रांति दल से लोग जुड़ रहे हैं। और जैसे ही लोग जुड़ेंगे तो मुझे लगता है कि अभी हमारा 15 तारीख को अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, हम एक अच्छा अध्यक्ष जो है दल को देंगे जो हमें लीड करेगा, और 27 के चुनाव में वही हमारा लीड। यूकेडी का वो नया रूप क्या है जिसकी आप बात कर रहे हैं? पहाड़वाद, जैसे हम बोलते हैं कि जो पहाड़ी लोगों की जो हमारी संस्कृति थी, जो देवभूमि का हमारा स्ट्रक्चर था पुराने जमाने में, जब हम छोटे थे या जब हम सेना में भर्ती हुए नए नए 18-19 साल की हमारी उम्र थी, लोग हमें एक सम्मान की दृष्टि से देखते थे कि ये आदमी देवभूमि से आया है, लोग हमारे पांव छूते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हमारी संस्कृति पूरी जीरो कर दी गई है। लोग जो है गंगा में बैठकर या केदारनाथ में हनीमून मनाने जा रहे हैं। भगवान ने भी अपना 3-4 बार जो है रुष्ट होकर जो है प्रलय ढा दी हमारे ऊपर, लेकिन फिर भी हम समझ रहे हैं। तो उत्तराखंड क्रांति दल का सबसे पहला काम ये होगा कि जो हम पहाड़ की जो हमारी संस्कृति है हम उसको बचाएंगे, पहाड़ में पलायन को रोकेंगे, पहाड़ में ही रोजगार जनरेट करेंगे, अपनी खेती बाड़ी वापस जो पहले आज से 20 साल 25 साल पहले होती थी उसमें हम वापस। अभी जो चुनाव होने वाले हैं आप लोग के अध्यक्ष को लेके, तो उम्मीदवार कौन है उसके? मुझे तो आज जस्ट अभी भी खबर मिली है कि हमारे जो पुराने अध्यक्ष है वो भी अभी नॉमिनेशन फॉर्म भर के चले गए हैं। तो टोटल अभी तक 5 आदमियों ने, ये मेरी अंदरूनी बात है, मुझे मीडिया में नहीं आना चाहिए, लेकिन ठीक है, इट इज ओपन की जो नॉमिनेट करते हैं उनका नाम हम बता सकते हैं। तो 5 आदमी अभी तक हमारे दल से अध्यक्ष पद के लिए जिन्होंने अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा हुआ है। 15 तारीख को, आज हमारा लास्ट डेट है, 11 तारीख है, आज 11 तारीख 5 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं और 13 तारीख को फाइनल हो जाएगा कितने लोग जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितनों ने नाम वापस लिया, 15 तारीख को इसका खुलासा आपके सामने कर देंगे। तो अभी कुछ बताना चाहेंगे आप? नहीं, अब देखो ये चुनाव प्रक्रिया है, लोकतंत्र में अच्छा से हर एक आदमी चाहता है कि कोई अच्छा अध्यक्ष बने। अभी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, चुनाव है, चुनाव में मैं आपको क्या पता था कि मैं किसको वोट दूंगा? तो हम इस चीज में पहले ही इस चीज का अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन हम चाहते जो भी बने वो प्रदेश और दल के हित के लिए। अच्छा, एक आरोप और लगाया जाता है आप लोगों में कि उत्तराखंड में जो इंटरनल जो चुनाव होते हैं जो पार्टी के अंदर होते हैं वो तो होते हैं, लेकिन जब जैसे अभी 2027 में चुनाव है तो उसमें कम ध्यान दिया जाता है, क्या ऐसा है क्या? जी बिल्कुल सही बोलना आपका, क्योंकि हमारी जो कार्यकारिणी थी केवल देहरादून और बड़े शहरों में ही उल्टा था सिस्टम। दल की बात है, मुझे बोलना नहीं चाहिए। यहाँ क्या था कि ऊपर से अध्यक्ष लगा के, अध्यक्ष सब कुछ है, केंद्र में कार्यकारिणी बहुत तगड़ी है, लेकिन धरातल में ब्लॉक लेवल में हम जीरो थे, हमने कोई कार्यकारिणी बनाई नहीं, जबकि काम तो ब्लॉक लेवल का आदमी करता है। तो यहाँ उल्टा था। उस चीज में सुधार के लिए हमने 3-4 मीटिंगें की और आज हमारे जो है बहुत सारे विधानसभाओं में कार्यकारिणी बन चुकी है ब्लॉक लेवल तक। जो जिला अध्यक्ष है हमारे वो अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं और बहुत जल्दी हमारा अध्यक्ष का चुनाव होगा, उसमें हम ये भी डिसाइड करेंगे। हमने 70 आदमी इस बार जो है लड़ाने हैं, तो उनका भी हम नाम जो है घोषित करेंगे और वो अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे। आपने यूकेडी के सैनिक प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी संभाली है, आपकी प्राथमिकताएं क्या है? प्राथमिकता सबसे पहले एक सुशासन। आज प्रदेश के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे विभाग हैं, खनन ले लीजिए, आबकारी ले लीजिए, किसी भी डिपार्टमेंट में पीडब्ल्यूडी चले जाइए, या आपका पब्लिक डीलिंग जहां पे होती है, बिना स्वार्थ के, बिना अप्रोच के, बिना पैसे के आपका काम नहीं होता है। तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम व्यवस्था को कैसे सुधारें। जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें 100% सुधार लाएंगे। आम आदमी पार्टी ने जैसे दिल्ली में किया था कि पुलिस वालों की मनमानी, लुटेरों की मनमानी रोकी थी, उसी के अनुसार हम यहाँ पे भी काम करेंगे कि किसी एक छोटे से छोटे आदमी का भी काम, प्रशासन का काम अगर सही ढंग से है तो वो रुके। ये हमारी पहली प्रायोरिटी है। पहाड़ की समस्याएं क्या है? पहाड़ की समस्या पलायन है मेन समस्या, और पलायन का कारण है कि पलायन में जो है आपने वहां पे सुविधाएं नहीं दी। 25 साल आज प्रदेश को बने हुए हो गए हैं, वहां पे ना सड़क है, ना शिक्षा है, ना हॉस्पिटल की व्यवस्था है, तो लोग जाए तो जाए काम। ऐसी जगह तो आएंगे जहां पे सुविधा मिले, उनको पैसा सबके पास है आज की डेट में। इसलिए उनको जो है मजबूर किया गया वहां से पलायन करने के लिए, प्लेन जगहों में आने के लिए, और सरकार ने उसका फायदा उठाया। सरकार ने अच्छे खासे पैसे लेके बाहर के बड़े पूंजीपतियों को ऊपर पहाड़ों पर बिठाया है, और पहाड़ों पर बिठा के आज उन्होंने होटल, रेस्टोरेंट, बड़े बड़े जो है एजेंसियां खोल दी हैं, और हम लोग उनके घरों में आज काम करने को मजबूर हैं।
और कल स्थिति ये आएगी कि मैं देहरादून में अगर मैंने अपनी 100 बीघा जमीन बेची है पहाड़ों से और मैं 100 गज की जमीन में आज बैठा हूं और कल मुझे घूमने जाना पड़ेगा तो मुझे वहां किराए पे उनके होटल में रहना पड़ेगा। ये हमारा दुर्भाग्य है। तो क्या आप उत्तराखंड को एज अ टूरिज्म स्टेट देखते हैं? डेफिनेटली टूरिज्म स्टेट है। कश्मीर की तर्ज पे या फिर हमारा हिमाचल की तर्ज पे ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है, लेकिन जिस तरह से विकास के नाम पे विनाश हो रहा है उस पे हमें काम करना होगा। विकास जरूरी है, सड़कें भी चाहिए, आप रेल की टनलें बना ली, रेल की टनल के लिए मुझे नहीं लगता है कि हमको इतना ज्यादा उसमें सुरंग या पहाड़, हमारे पहाड़ बहुत कमजोर है, उनमें वो चीजें नहीं करनी चाहिए, लेकिन चलो ठीक है विकास भी चाहिए, लेकिन विकास भी ये भी कुछ एक लिमिट तक होना चाहिए कि उसकी वजह से पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो। अगर मेरे खेत में 100 पेड़ हैं तो मैं 100 में से कम 25 पेड़ ही काटूं, 75 उसमें बचा के रखूं, लेकिन वो स्थिति आज हो नहीं रही है क्योंकि पैसे का इन्फ्लुएंस है, बाहरी एजेंसियां काम करने पे लगी है। चाहे आप सोनप्रयाग से ऊपर केदारनाथ का आप कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए, अडानी जी किसी का आदमी को मिल रहा है हो, जबकि हमारे पास तैयार बैठे हुए जुबिन नौटियाल की पिताजी वो कॉन्ट्रैक्ट लेने को तैयार है, मैं तो नाम लेके बोल रहा हूँ। अब दीजिए ना, अगर आप उत्तराखंड का विकास चाहते हैं। हमारे ठेकेदार केवल पेटी ठेकेदार बन के रहेंगे, मेन ठेकेदार बाहर वाला आएगा, ये कैसे चलेगा? आप सरकारी मदद दीजिए ना उनको। अगर मेरी कैपेबिलिटी नहीं है तो सरकार का सहारा अगर उसका तो वो काम करके दिखाएगा। तो आपकी सरकार अगर आती है तो डेफिनेटली ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी कि सबसे पहला काम, सबसे पहले जो नौकरी होगी वो पहाड़ियों के हित में ही उस पर फैसला लिया जाएगा। क्लास 3 क्लास 4 में 100% हम जो है उत्तराखंड के मूल निवासी जो है, चाहे वो नारसन में रहता है चाहे बद्रीनाथ में रहता है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। राजस्थान हरियाणा वाले की प्रायोरिटी है, उत्तर प्रदेश वाले की प्रायोरिटी बात नहीं। अभी आप देख रहे होंगे कि अभी कुछ भर्तियां हुई थी पोस्ट ऑफिस में, तो कम से कम 150-200 आदमी जो है उत्तर प्रदेश बिजनौर के जो है पोस्टमैन है। एम्स ज्यादा दूर नहीं है, एम्स में एक ही परिवार के 7 आदमी, आपने भी अखबार में देखा होगा, ये चीज आई थी। अगर आप 40-45 साल की राजस्थान के वहां पे, तो चलो अगर आप एसएससी लेवल में या यूपीएससी लेवल में देते हैं तो वो तो पूरे देश में होता है, तो उसमें हम, लेकिन उसका कुछ परसेंटेज तो रखिए आप भाई। आप इस हिसाब से आप रिजर्वेशन फिक्स कीजिए कि पहाड़ के लोगों को प्रेफरेंस मिले, तो वो लाओगे या तो फिर ठीक है 10 आदमी आपने भर्ती किए, 2 बाहर के रख लीजिए, 8 हमारे होने चाहिए। तो उसके लिए कुछ नीति निर्धारण करना पड़ेगा, उस पर भी हम काम। अच्छा, आपने टूरिज्म की बात करी, लेकिन हर साल जो खबरें आती है, जैसे 4 धाम यात्रा शुरू होती है, फिर रोड खराब हो गई, रोड टूट गई और देवी आपदाएं भी हैं, तो ये सारे मामले भी जब संज्ञान में आते हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, इस सारी खबरें दूर दूर तक जाती है, तो बाहर से आने वाला जो टूरिस्ट है वो तो डरा हुआ है ना उत्तराखंड को लेके। बहुत सही बात बोली आपने। तो कैसे आप टूरिज्म की बात कर रहे हैं और किस तरीके इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाएगा। अभी 4 धाम यात्रा की जो 4 लेन हम बना रहे थे, तो नेचुरली क्या होता है, कब कोई नया प्रोजेक्ट आप शुरू करेंगे तो कुछ सालों तक उसमें ये सब स्लाइडिंग वगैरह आती रहती है, और जैसे ही पहाड़ अपना मजबूती पकड़ लेता है उसमें कुछ हमें और भी काम करने की जरूरत है। पर्यावरणविद बोलते हैं कि पहाड़ों में एक लेयर ऐसी होती है अंदर की तरफ कि जिसमें पानी अंदर नहीं घुसता है, वो पानी ऊपर ऊपर से नीचे निकल जाता है, लेकिन हमने पहाड़ों में कटिंग तो कर दी, लेकिन उस चीज को जो पर्यावरणविद बोलते हैं कि उस चीज का हमने ध्यान नहीं दिया है। हमने जहां कटिंग कर दी वहां वो हिस्सा छोड़ दिया है, वहां का पानी अंदर घुस के पहाड़ों में अंदर घुसने के बाद आज जोशीमठ में ले लीजिए आप, वहां पे भी ऐसे आ रहा है, स्थिति आ रही है कि जो है पहाड़ दरक रहे नीचे को पूरे। तो उस चीज में जो पर्यावरणविद है या जैसे हमारा NIM है, निम, उन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा और उनकी बातों को संज्ञान में लेके ही हमें आगे की जो प्रोग्रेस है उसको दिखाना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। पर्यावरण के साथ या प्रकृति के साथ हमें छेड़खानी कम से कम रख दीजिए। अच्छा, उत्तराखंड की क्या स्थिति है अभी, और अगर अभी 25 सालों में अगर यूकेडी की सरकार होती तो क्या बदलाव हमें देखने को मिलता? देखो, ये तो बड़ी अतिशयोक्ति होगी बोलना कि हम जिस स्थिति में आज हैं उससे शायद हम 100 टाइम आगे होते। आज हमारा टूरिज्म भी डेवलप होता, आज हमारे लोग भी अच्छी पोस्टों में होते, पहाड़ों में आज हमारा रोजगार होता, पहाड़ों में हमारा बिजनेस होता, और सरकार अगर पहाड़ियों के साथ में है, लोगों के साथ में है, उत्तराखंड के मूल निवासियों के साथ में है, तो पलायन भी नहीं। लेकिन सरकार, भारतीय जनता पार्टी नेशनल पार्टी है, उनको क्या पता उत्तराखंड छोटा सा राज्य है, यहाँ नहीं होगा तो उत्तर प्रदेश में होगा, तो उन लोगों ने उत्तर पहाड़ी राज्य पे इतना ध्यान नहीं दिया। अब ध्यान देने का काम उत्तराखंड क्रांति दल ही करेगा, हमें समय लगेगा, लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं जनता को कि हम बहुत जल्दी वापस देवभूमि वाला जो स्टेटस हमारा था वो हम वापस लाएंगे। देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल बनी थी 25 जुलाई 1979। एग्जैक्टली, यस। लोगों को बहुत भरोसा था। ऐसी क्या चूक हुई कि
आज लोगों को यूकेडी में भरोसा नहीं है, और अगर ये भरोसा हमें लाना है फिर से तो क्या करना पड़ेगा? जी, जनता का मूड भांपना पड़ेगा। हम जनता की जो आकांक्षाएं थी, जनता ने जो हम पे विश्वास किया था, उस पे हमारे जो 4 या 5 विधायक शुरू में आए थे, उन्होंने उनका विश्वास खोया है, और उसका खामियाजाना जो उसकी वो जो है उसका नुकसान जो है हमें आज झेलना पड़ रहा है, और हम उसी चीज की सफाई देते जा रहे हैं कि हमारे कुछ नेताओं ने जो है पार्टी की जो हमारे विजन था, पार्टी की जो लाइन थी, उसको दरकिनार करके और दूसरी पार्टियों के साथ मिलके अपनी सरकार बनाने की कोशिश की, और अपना पक्ष, अपना जो स्वर था वो उन्होंने निभाया, अपने पैसे कमाए और पार्टी पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और लोगों ने अपना विश्वास खोया। आज पार्टी जो है हाशिए पे है, उसके पास अपना जो है एक चुनाव निशान नहीं। तो ये दुख की बात है हमारे लिए। तो हम क्या आशा रखें? अगर उत्तराखंड के युवा को कोई आशा रखनी है यूकेडी से, तो अभी जो 15 तारीख को आपके चुनाव है उसके बाद क्या चेंजेस आएंगे, या आप लोगों की क्या प्लानिंग है 2027 को लेकर? देखो, हमारा विजन पत्र हम बिल्कुल तैयार करेंगे, और युवा हमारी ताकत है। युवाओं का संरक्षण, युवाओं को जरूर हम इस मुकाम में लाएंगे कि युवा जो अगर रोजगार जितना हो सके, हम 100% तो नहीं बोलते कि 100% रोजगार जो है युवाओं को दे पाएंगे, लेकिन स्वरोजगार योजना के अंदर पहाड़ों में अगर टूरिज्म डेवलपमेंट है, पहाड़ों में कोई इंडस्ट्री खोलनी है, पहाड़ों में जो उत्पाद होते हैं, पहाड़ों में जो हमारे पास मेडिकल की जो जड़ी बूटियां हैं, उन सब पे हम सरकारी मदद उनको देके उन चीजों पे डेवलप करेंगे, ताकि हर एक आदमी सरकारी नौकरी की चाहत में न रहे, और पहाड़ में भी अपना ओन बिजनेस, और उसमें सरकार की उनकी मदद रहेगी, उस पर हम जरूर जोर दें। तो हिमाचल प्रदेश के तर्ज में हम लोग भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल, अभी हमने एक मीटिंग की थी, तो जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में उसी में थे, उन्होंने वो भू कानून वहां का लिखा था, उसी पैटर्न में उन्होंने वो भू कानून हमारे लिए भी लिख के रखा है। ड्राफ्ट हमारे पास है। हमारे बालावाला में ही वो IAS ऑफिसर है, वो यहाँ पे रहते रिटायर होने के बाद, उनसे भी हमने एक दिन हमारे घर पे आए थे, उनसे भी बात किया था। लेकिन उत्तराखंड की सरकार की इच्छा तो होनी चाहिए कि कोई अगर अच्छा प्रोजेक्ट लेके आ रहा है तो हम उसको इम्प्लीमेंट करें। इच्छा शक्ति की कमी है। भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड से कुछ लेकर देना नहीं है। जितना खनन में पैसा, खनन क्या होता है? खनन में केवल चुगान होता है कि आपने पत्थर उठा के ट्रैक्टर में डालना। यहाँ तो 20-20 फीट तक आप निकाल रहे हैं। धराली में क्यों हुआ है ऐसे? जब आपने नीचे की जमीन पूरी खाली कर दी तो ऊपर तो नीचे आएगा ही। तो पहाड़ों में ये सब नहीं चलेगा। पहाड़ों में आपको वहां का जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसके हिसाब से काम करना, विकास भी लिमिटेड करना पड़ेगा कि विकास के नाम पे आप विनाश नहीं कर सकते। यूकेडी का मैनिफेस्टो कब देखने को मिलेगा? बहुत जल्दी मिलेगा आपको। आपका हम स्वागत करेंगे जैसे ही हमारा नया अध्यक्ष बनेगा। मैं इसकी वो गारंटी लेता हूँ कि आप आइए, मैं अपने अध्यक्ष की आपसे मीटिंग करवाऊंगा। और जो बातें मैनिफेस्टो में लिखी जाएंगी तो उसकी भी आप गारंटी देंगे कि वो? बिल्कुल, कोशिश हमारी रहेगी, और हम अंत तक, हम भी 60-62 साल की उम्र में पहुंच गए हैं, हमसे जितना हो पाएगा हम अपने दल के बड़े नेता, जो भी हमारे बड़े नेता होंगे, उनके पीछे खड़े रहेंगे, डंडा लेकर भी। डंडा इन द सेंस मीन हम जो आपने जुबान दी है उस पर काम करना पड़ेगा। वो डंडा मेरा वो परिप्रेक्ष्य है, वो वाला डंडा नहीं, लकड़ी वाला, कि हम उनके पीछे खड़े रहेंगे कि आपने अगर जनता को जुबान दिया है तो आपको ये काम करना पड़ेगा, और उसके लिए हम जनता के सामने खड़े होकर विरोध करने के लिए भी तैयार होंगे। तो जनता को आप एक आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे जिससे कि उनको यूकेडी में भरोसा आए? जी बिल्कुल, पहले तो मैं कल 12 अक्टूबर को मैंने एक मीटिंग रखी हुई है, बड़ोवाला शौर्या फार्म प्रेमनगर रोड पे है। तो मैं तो बोलता हूं कि क्षेत्रीय दल में विश्वास करने वाले सब लोग हमारे पास आए, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कष्टकारक दिन आपने 25 साल देखे हैं, हम बहुत जल्दी उन कष्टों से आपको उबारने की ताकत रखते हैं। आप एक बार क्षेत्रीय दल पर विश्वास कीजिए, और आपकी आवाज बन के हम दिखाएंगे। इस बार नया जोश देखने को मिल रहा है यूकेडी में। मेरी ये उम्मीद है कि ये जोश बरकरार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद ध्यानी जी, आपका पॉडकास्ट विद पंकज आर्या में आने के लिए। थैंक यू। और हम आपसे पुनः मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।